दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ या उसकी अन्य समकक्ष परीक्षाओं के लिए। तो यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने आदिकाल शुरू किया है। आदिकाल में हमने 2 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें से आदिकाल के बारे में सबसे पहले हमने जाना था। फिर हमने रासो साहित्य शुरू किया था और रासो साहित्य में हमने 2 साहित्य अपने कंप्लीट भी कर लिए थे। आज हमको परमाल रासो से शुरुआत करनी है। तो यदि आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, बहुत डिटेल में हमने सारी चर्चा अपनी करी हुई है, ठीक है ना। तो उन सारी क्लासेस को एक बार ज़रूर जाकर आप देखिए। उससे पहले एक बात और मैं आपको कह दूं कि यदि आप तैयारी करते हैं और सीरियस कैंडिडेट हैं तो कोचिंग जंक्शन ने आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दिया है। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी परीक्षाओं के और भी टेस्ट उपलब्ध हैं। 1300 से ज़्यादा परीक्षाओं की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट, तो सारी परीक्षाओं की एसआई, टीईटी, सुपर टीईटी, किसी भी परीक्षा की तैयारी आप करते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत आसान है। आपको यहाँ पर एक एक सेट सभी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं फ्री में। बाकी के लिए आपके यहाँ पर थोड़ी सी फ़ी रखी गई है, बहुत मामूली सी फ़ी है और आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर 24/7 आपको ऑनलाइन एक्सेस मिलने वाला है। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको पर्सनल परफॉर्मेंस एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी बहुत कम फी में और साथ ही साथ आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा यदि आप कूपन कोड में शशांक डालते हैं। तो यदि आप शशांक लिखते हैं वहाँ पर तो आपको 20% का और अतिरिक्त छूट मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर रिडीम करिएगा, आपको छूट का लाभ लेना ही चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले परमाल रासो अब, और परमाल रासो में देख लेते हैं। साथ साथ में आप लिखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। परमाल रासो क्लासेस थोड़ी सी बीच में नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। अब जो है आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी, साथ में बने रहिए। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अपने सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। परमाल रासो, तो परमाल रासो के बारे में सबसे पहले हमको यही जानना है कि परमाल रासो कब लिखा गया, ठीक है ना। तो यह 1173 ईस्वी में। साथ साथ में आप लिखते हुए चलिए। यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, लेकिन लिखित रूप में यह सारी चीज़ें अपने पास रख लीजिए, जिससे बाद में कभी आप दोहराएं इसको तो आपको सर ना खुजाना पड़े, सामग्री कम ना पड़ जाए आपके पास, ठीक है ना। तो इसको साथ साथ में लिखते या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। तो 1173 ईस्वी। यदि हम संवत की बात करें तो संवत इसका क्या हो जाएगा, 1230 विक्रमी संवत, ठीक है ना। तो यह इसका समय है, ठीक है ना। अब इसके रचनाकार की हम बात करेंगे, ठीक है ना। इसको लिखा किसने है, तो किसने लिखा है, इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार हैं जगनिक। देखिए एक बात और कि आपसे यहां पर समय के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि इसका साल क्या है, लेकिन आपसे 4 रासो साहित्य के बारे में ऐसे चारों के नाम लिख देंगे और फिर बोलेंगे इसको अरेंज करिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में अरेंज है, ठीक है ना। ऐसे चारों के बारे में, 5 के बारे में, 6 के बारे में, जितने को वो अरेंज करने की बात करें उन सबको अरेंज करवा सकते हैं एक क्रम में, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको वह सारी चीज़ें बता दी हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया था कि खूब पर पृथ्वी हमीर विजय, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, मैंने आपको डिटेल में वह चीज़ें सारी बता दी थी पिछली क्लास में। आपको देखना पड़ेगा पिछली क्लास, ठीक है ना। आप वहाँ जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस के अपडेट वो जो है वहाँ पर आपको क्रमवार ढंग से उपलब्ध हो जाएंगी प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहिए, वो सारी क्लासेस आपके लिए वहाँ पर हैं, उनको जब मन हो तब देख लीजिएगा और अपना विचार जरूर हमको वहाँ पर जाके बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऐसे क्रम जरूर इसका याद रखिएगा, कौन सा रासो साहित्य पहले लिखा गया था ना, कौन सा रासो पहले लिखा गया था। तो तीसरे नंबर पर कौन लिखा गया था, परमाल रासो लिखा गया था, ठीक है ना। पहला कौन था, खुमान रासो, फिर क्या है, बीसलदेव रासो, फिर है परमाल रासो, ठीक है ना। यह क्रम याद रखिएगा, हो सकता है क्रम से प्रश्न पूछा जाए, ठीक है ना, क्योंकि क्रम से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आपको पता ही है। तो
जानकारी के लिए 1173 ईस्वी जो सर्वमान्य है वो ये है, ठीक है ना। और इसके रचनाकार कौन है? जगनिक है। अच्छा, परमाल रासों में क्या आपको देखने को मिलता है, इसको जान लीजिए। कथानक, तो देखिए कथानक की अगर हम बात करें तो राजा परमर्दिदेव कलिंजर के राजा थे, ठीक है ना। कलिंजर के राजा परमर्दिदेव, कलिंजर के राजा परमर्दिदेव या तो परमाल भी इनको कहते हैं, ठीक है ना। परमाल, ठीक है ना। कलिंजर के राजा परमर्दिदेव के दो वीर योद्धाओं के बारे में, दो वीर योद्धा, आल्हा और उदल, आपने नाम तो जरूर सुना होगा इनका, ठीक है ना। उदल के विषय में वर्णन, ठीक है ना। यहां पर आपको परमाल रासों में आल्हा और उदल के बारे में जानने को मिलता है। आल्हा और उदल कौन थे? यह आपको मैंने बताया कि कलिंजर के राजा परमर्दिदेव के दो योद्धा थे, ठीक है ना, काफ़ी वीर थे। इनके वीरता के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए होता क्या है ना, थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि आल्हा और उदल के बारे में किस रासो साहित्य में वर्णन किया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा आप। तो कलिंजर के राजा परमर्दिदेव के दो योद्धा आल्हा और उदल के बारे में परमाल रासों में बात की गई है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम लोग परमाल रासों के बारे में, ठीक है ना। तो यह समय था 1865 का, 1865 का समय था जब फर्रुखाबाद का कलेक्टर कौन था? चार्ल्स इलियट था, ठीक है ना। इस समय के पहले 1865 के पहले परमाल रासों को सिर्फ श्रुतियों में कहा जाता था, लोग सुन सुनकर याद रखते, ठीक है ना, लेकिन इसको कहीं पर लिखा नहीं गया था। लेकिन 1865 में चार्ल्स इलियट ने इसको लिखवाया, ठीक है ना। वह किसी गांव या चौराहे से गुजर रहा था तो लोग आल्हा का पाठ कर रहे थे ना, आलखंड का पाठ कर रहे थे। अक्सर गांव में आपको देखने को मिलता होगा आलखंड का पाठ होता है। और किस महीने में होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि आलखंड का पाठ कब होता है, ठीक है ना। तो वो सावन के महीने में होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। उत्तर भारत में इसका खूब प्रचलन है, ठीक है ना, ये होता ही है। कभी सुनिएगा, आप इसको YouTube पे भी सुन सकते हैं, काफ़ी ऊर्जावान हो जाएंगे। वीरस से ओतप्रोत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1865 में चार्ल्स इलियट ने किसी चौराहे या किसी गांव नुक्कड़ में इसका पाठ सुना और वह काफ़ी आकर्षित हुआ। उसने क्या किया, इसको लिखवाया। तो सबसे पहले यह जो है 1865 में लिखा गया, किसके प्रयास के द्वारा? चार्ल्स इलियट के प्रयास के द्वारा, ठीक है ना। तो चार्ल्स इलियट था कौन? वह था फर्रुखाबाद का कलेक्टर। देखिए यह परमाल रासो पूरा का पूरा हमको उपलब्ध नहीं है, इसका एक अंश ही हमको उपलब्ध है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह लंबे समय से लिखा नहीं गया, कहीं पर लिखित इसका कोई रूप हमको प्राप्त नहीं हुआ। इस वजह से यह जितना लोगों को याद रहा, जितना श्रुतियों में लोग एक दूसरे को स्थानांतरित कर पाए, उतना ही यह जो है लिखा जा सका, बाकी यह लिखा नहीं जा सका। जैसे अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस का एक कांड है जो काफ़ी प्रचलित है और हम लोग जो जिसके घर में पूजा पाठ होता है वह हर मंगलवार शनिवार को उसका पाठ करते रहते हैं। सुंदरकांड का पाठ हर घरों में लगभग होता है शनिवार या मंगलवार को। तो अब अगर रामचरितमानस को ना लिखा गया होता कहीं पर, तो यह श्रुतियों में ज़्यादा कौन दोहराया जाता, श्रुतियों में कौन सी चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती, कौन सा खंड ज़्यादा याद रह जाता? वो कौन सा खंड है? वो सुंदरकांड याद रह जाता, ठीक है ना। सुंदरकांड याद रह जाता, बाकी चीज़ें रामचरितमानस की भूल जाती हैं अगर इसको ना लिखा गया होता।
लेकिन रामचरितमानस को तो लिख दिया गया, इस वजह से पूरा रामचरितमानस आपको देखने को मिलता है, प्रत्येक खंड इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन यही काम नहीं हुआ परमाल रासों के साथ। परमाल रासों के एक विशेष खंड को याद रखा लोगों ने, जिसका लोग बार बार पाठ करते थे, बाकियों को भुला दिया, ठीक है ना। तो वह एक विशेष खंड हमको प्राप्त होता है, उसी खंड में आल्हा और ऊदल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। परमर्दिदेव के राजा आल्हा और ऊदल कहाँ के राजा थे? यह कलिंजर के राजा थे, ठीक है ना। तो उनके बारे में जानकारी यहां से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए। 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम इसे प्रकाशित करवाया, ठीक है ना। तो एक प्रश्न और है, इसको प्रकाशित करवाया तो किस नाम से प्रकाशित करवाया? तो चार्ल्स इलियट ने इसको आलखंड के नाम से प्रकाशित करवाया, ठीक है ना। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आलखंड तब तक कहा जाता था, 1865 में यह परमाल रासो नहीं था, यह आलखंड था, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी आगे भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसके साथ। अब देखिए क्या होता है, इसका जो है अंग्रेजी में रूपांतरण भी हुआ, ठीक है ना। तो किसने? वॉटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी रूपांतरण किया, अंग्रेजी अनुवाद किया। सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो वॉटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब देखिए आलखंड का किस प्रकार से परमाल रासों में परिवर्तित हुआ, अब इसको देख लेते हैं। आलखंड को 1920 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या किया? काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशन करवाया। अब यहां एक और फैक्ट लिखिए कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 1920 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा से इसका प्रकाशन करवाया। ठीक है ना, इसका प्रकाशन करवाया और इसका नाम उसके बाद से परमाल रासो रखा। इन्होंने इसका नाम परमाल रासो रखा। परमाल रासो, बात आई समझ में आपको कि परमाल रासो इसका नाम कब पड़ा? 1920 में पड़ा। और क्यों पड़ा? क्योंकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसको काशी नागरी प्रचारणी सभा से इसी नाम से प्रकाशित करवाया था। इसी आलखंड को काशी नागरी प्रचारणी सभा से, काशी नागरी प्रचारणी सभा क्या थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा नागरी भाषा यानी कि हिंदी भाषा के विकास के लिए बनाई गई एक सभा थी, ठीक है ना, काशी में, ठीक है ना। तो यह जो है आपने देख लिया कि परमाल रासो कब इसका नाम पड़ता है, ठीक है ना। अब कुछ और तथ्य इसके हैं जिनको जान लेना चाहिए, ठीक है ना, परमाल रासो के बारे में। अब परमाल रासो के बारे में यह गेय व मुक्तक दोनों शैलियों में है, ठीक है ना।
गे व, ऐसे लिखिए, यह गे व मुक्तक रचना है। ठीक है ना। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसके बारे में कि यहां पर आपको इस रचना में क्या होता है, बनाफरों के 52 युद्धों के बारे में वर्णन है। 52 लड़ाइयों का वर्णन। बनाफर कौन थे? बनाफर एक तरह के क्षत्रिय लोग हैं। ठीक है ना, यह एक तरह के क्षत्रिय लोग हैं। यादवों और क्षत्रियों का यह एक मिक्स रूप कह सकते हैं, मिला जुला रूप है। ठीक है ना, तो चंद्रवंशीय लोग होते हैं ये। ठीक है ना, तो बनाफर जाति है, क्षत्रिय जाति है एक। तो इन्हीं के 52 युद्धों के बारे में यहाँ पर चर्चा मिलती है। ठीक है ना, और जो आल्हा और रुदल थे वो लोग बनाफर ही थे। ठीक है ना, और जो यह साहित्य है परमाल रासो, यह जो है बनाफरी भाषा में है। बनाफरी, यह क्या है? बनाफरी उपबोली। ऐसे लिखिए, इसको इस तरह से लिखते हैं थोड़ा सा। परमाल रासो छत्तीसगढ़ की बनाफरी उपबोली, बनाफरी उपबोली में रचित है। बात आई समझ में आपको? तो अगर इसके भाषा की बात करें तो क्या है? बनाफरी है। ठीक है ना। अब जो है कुछ और चीज़ें इसके बारे में जान लेनी है हमको। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है ना, कि द्विवेदी जी ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि द्विवेदी जी ने इसको क्या कहा है? अर्ध प्रमाणिक कहा है। और अर्ध प्रमाणिक कहने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि यहां पर सारी बातें सही नहीं है, कुछ बातें यहां पर आपको गलत भी देखने को मिलती है, कवि के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर कह दी गई हैं बातें। ठीक है ना, तो यहां पर इस वजह से द्विवेदी जी ने इसको अर्ध प्रमाणिक कहा है। ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह बात कही है। तो यह हमने देख लिया किसके बारे में? परमाल रासो के बारे में। ठीक है ना, परमाल रासो को काफ़ी डिटेल में हमने देख लिया। अब इससे भी ज़्यादा डिटेल में और प्रश्न नहीं आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आपने खुद देखा कितना डीप जाके हमने यहाँ पर इसकी स्टडी करी है। ठीक है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा साहित्य है, रासो साहित्य है, वह है पृथ्वीराज रासो। यहाँ पर हमको पृथ्वीराज रासो के बारे में जान लेना है। क्रम से हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, तो पृथ्वी राज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अगर समय की बात करें तो यह क्या है? 1193 ईस्वी। ठीक है ना, और इसके रचनाकार के बारे में तो आपको पता ही है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं चंद बरदाई। रचनाकार चंद बरदाई। चंद बरदाई का जो जन्म है ना, वो हुआ था लाहौर में। ऐसे इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है ना, चंद बरदाई के बारे में। जन्म हुआ था 1193
68 ईस्वी में लाहौर में, ठीक है ना। लाहौर अब ये पाकिस्तान में पड़ने लगा है, ठीक है ना। तो बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया हिस्सा। चंद्रबरदाई जो थे वो भाट थे, ठीक है ना। जाति के क्या थे ये? चंद्रबरदाई ये जाति के भाट थे, भाट थे, ठीक है ना। और इनका जो गोत्र था वो जगाता गोत्र था, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन भाट जाति के। तो भाट जो होते हैं ना वो बेसिकली राजाओं के कवि होते हैं, राजाओं के कह सकते हैं व्यक्तिगत कवि होते हैं, ठीक है ना। राजाओं की विशेषताओं को ये जो है राजाओं को सुनाते हैं, उनके बारे में लिख लिख कर, ठीक है ना, उनकी प्रशंसा करते हैं राजाओं की। तो एक ऐसी पूरी एक जो जिस परंपरा के वो लोग थे, इनके पिताजी लोग, उसी परंपरा के यही हुए, इसलिए भाट जाति कहा जाता है। चारण और भाट दो हुआ करते थे राजाओं के वहाँ पर, ठीक है ना। इनका काम यही होता था कि राजाओं की प्रशंसा करें, उनका उत्साह वर्धन करें, ठीक है ना। तो ये उसी जाति के, ये काफ़ी अच्छे योद्धा भी थे, ठीक है ना। तो जो चारण और भाट होते थे ना वो काफ़ी अच्छे योद्धा भी होते थे। इस वजह से आपको इन रासो साहित्यों में जो भी युद्ध वर्णन देखने को मिलता है वह एकदम से जीवंत वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग लड़ने भी जाते थे राजाओं के साथ। जैसे पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बारे में जहां जहां चंद्रबरदाई ने लिखा है उसको बहुत डीप एनालिसिस, ऐसा लगता है कितने सूक्ष्मता के साथ उन्होंने वहां पर इसका वर्णन किया है। ऐसा तभी संभव है जब आप घटना स्थल पे मौजूद हो। और कहा जाता है कि चंद्रबरदाई भी पृथ्वीराज रासो के साथ जाते थे युद्ध लड़ने, ये अच्छे मित्र भी थे इनके, ठीक है ना। तो ये लोग काफी अच्छे योद्धा भी हुआ करते थे, ये कवि के अलावा योद्धा भी थे, ठीक है ना। यानी कलम के भी धनी थे, कलम के सिपाही भी थे और तलवार के सिपाही भी थे, ठीक है ना। तो ये जो है भाट जाति के थे। इतना हमने जान लिया किसके बारे में? चंद्रबरदाई के बारे में। अब हम लोग पृथ्वीराज रासो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा और। पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज अति महत्वपूर्ण, ठीक है ना, यह काफी महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने प्रथम हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है, ठीक है ना। और यह जो है प्रथम महाकाव्य है और चंद्रबरदाई प्रथम महाकवि है। एक मिनट। तो यह जो है जानकारी हमको प्राप्त होती है, यह शुक्ल जी ने कहा है कि यह जो है प्रथम महाकाव्य है और चंद्रबरदाई ऐसे यहां इधर ही थोड़ी जगह है, यहीं लिख लेते हैं, ठीक है ना। शुक्ल जी ने महाकाव्य कहा है और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि कहा है। बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो प्रथम महाकवि कहा है शुक्ल जी ने, ठीक है ना। अगर हम लोग पृथ्वीराज रासो के सर्गों की बात करें ना तो कुल सर्ग मतलब चैप्टर्स, इसमें पाठ जो खंड है इसके सर्ग या समय भी कहते हैं, ठीक है। कुल सर्ग इसमें कितने हैं? 69 हैं, 69 सर्ग हैं, ठीक है ना। इन 69 सर्गों में से 61 सर्ग किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। और बाकी जो 8 सर्ग बचे हैं ना, 8 सर्ग,
इनके पुत्र जलहण ने लिखा है। जलहण कौन थे? इन्हीं के पुत्र थे, ठीक है ना। ये भी काफी अच्छे कवि थे, ठीक है ना, काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो 8 सर्गों को जलहण ने लिखा है, 61 सर्गों को लिखा है किसने? चंद बरदाई ने, ठीक है ना। इसका वर्णन इसी में एक पंक्ति के द्वारा हो जाता है, ठीक है ना। यहीं पर एक पंक्ति कही गई है, उसी पंक्तियों से इसका स्पष्टीकरण हो जाता है कि 61 सर्ग जो है इन्होंने लिखा है और बाकी के 8 सर्ग जलहण ने लिखे हैं, ठीक है ना। अब कुछ और विशेष बातें इसकी कर लेते हैं, ठीक है ना। जेम्स टॉड ने सबसे पहले 1829 ईस्वी में इसके बारे में बात करी थी, ठीक है ना। तो एक और यहां पर फैक्ट लिख लीजिए, तथ्य लिख लीजिए कि 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने ऐसा लिखिए, इसके बारे में जानकारी दी। एक राजस्थान में एक पत्रिका में इसको प्रकाशित करवाया, ठीक है ना, जानकारी दी, ठीक है ना। अच्छा, ये तो कुछ हो गया इसके फैक्ट के बारे में, ठीक है ना, कुछ बातें हमने यहां पर जान ली। अब कुछ और चीजें जो महत्वपूर्ण है इसके बारे में जान लेनी चाहिए कि पृथ्वीराज रासो के कुल 4 संस्करण है, कुल 4 संस्करण है, ठीक है ना। चारों को हम लोग यहां पर देख लेते हैं, कौन कौन से इसके संस्करण हैं और कौन सा ज्यादा प्रमाणिक है, ठीक है ना। तो एक एक करके इन सभी संस्करणों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो है ना वह है बृहत रूपांतरण। बृहद, थोड़ा साफ लिखता हूं, बृहद रूपांतरण। अब इसमें जो छंद की बात की गई है ना, वो कहा गया है कुल इसमें 16,306 छंद इसमें है, ठीक है ना। कुल इसमें 16,306 छंदों की बात की गई है, ठीक है ना। और इसमें 69 समय है, ठीक है ना। और जो दूसरा इसका संस्करण है, दूसरा रूपांतरण है, वह क्या है? मध्यम रूपांतरण। मध्यम रूपांतरण में जो बात की गई है वो 7,000 छंदों की बात की गई है और इसमें 7,000 छंदों की बात की गई है। और जो तीसरा है वह क्या है? लघु रूपांतरण। लघु रूपांतरण, इसमें लघु रूपांतरण में आपको यहां पर 19 समय देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें 19 समय है कुल मिलाकर और इसके आधे इसमें छंद हैं, यानी कि 3500 छंद और 19 समय यानी कि 19 भाग हैं इसके, मतलब 19 खंड हैं इसके, ठीक है ना। तो यह इसके 3 जो है रूपांतरण हो गए, 3 इसके संस्करण हो गए। चौथा जो है वह कौन सा हो जाएगा? लघुतम। रूपांतरण। लघुत्तम रूपांतरण में आपको क्या देखने को मिलता है? सबसे प्रमाणिक यही है, ठीक है ना। इसमें 1300 छंदों की बात की गई है, 1300 छंद, ठीक है ना। और इसमें समय कितने हैं? इसमें 19 है, ठीक है ना। सर्वाधिक प्रमाणिक है ये, ठीक है ना। प्रमाणिक, ठीक है ना। इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने
इसका प्रकाशन किया था। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह जो हो गया कुछ विशेष तथ्य किसके बारे में, पृथ्वीराज रासो के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के जो नायक हैं, पृथ्वीराज रासो, काफी महत्वपूर्ण है ये बातें। ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो के नायक पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है ना, और अगर इनकी बात करें तो ये धीरोदात्त श्रेणी के नायक हैं। नायक और नायिका वर्णन में इसकी बात आती है, वह एक अलग टॉपिक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है ना, बस यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ों को। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर नायक या नायिका के बारे में बात आएगी उसी के बारे में देखेंगे, उससे ज़्यादा डिटेल में हम उसको नहीं देखेंगे क्योंकि वो काफ़ी अलग टॉपिक है। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज चौहान जो है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में यहाँ पर बातें की गई हैं। ठीक है, उसके पहले भी दो लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से थे, उनकी बातें यहाँ पर नहीं हुई हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय यह जो है धीरोदात्त श्रेणी के नायक हैं, और रामचरितमानस के राम भी धीरोदात्त श्रेणी के नायक हैं। ठीक है ना, धीरोदात्त नायक और नायिका वर्णन में इनकी बातें आती हैं कि किस किस श्रेणी के नायक होते हैं, किस किस श्रेणी की नायिकाएं होती हैं। ठीक है ना, श्रेणी के नायक मतलब जो बड़े धीर गंभीर रहते हों, परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलते हों। ठीक है ना, जैसे भगवान रामचंद्र जब क्रोध करना हो तभी वो क्रोध करते हैं, जब उन्हें प्रसन्न रहना होता है तब वो प्रसन्न रहते हैं। तो एक मतलब एक सधी हुई पर्सनालिटी जिसकी हो उसको धीरोदात्त श्रेणी का नायक कहते हैं। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज चौहान उसी प्रकार के नायक हैं। ठीक है ना, और संयोगिता की बात करें, नायिका की बात करें, ठीक है ना, नायिका का क्या नाम है, इनकी पत्नी का नाम, नायिका का नाम संयोगिता है। ठीक है ना, नायिका संयोगिता। यह किस श्रेणी के नायिका हैं, यह मुग्धा श्रेणी की नायिका हैं। मुग्धा श्रेणी की नायिका, काम वासना रहित नायिका। ठीक है ना, तो ये मुग्धा श्रेणी के नायिका है। एक मिनट, इसको थोड़ा, संयोगिता। ठीक है ना, मुग्धा श्रेणी की नायिका है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने नायक और नायिका के बारे में जान ली। ठीक है ना, अब काफी महत्वपूर्ण चीजें और यहां पर आपको जाननी है इसके बारे में। ठीक है ना, तो एक एक करके इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए होता क्या है ना, पृथ्वीराज रासो साहित्य के दृष्टि से तो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, लेकिन यह ऐतिहासिक दृष्टि से उतनी प्रमाणिक नहीं हो पाती है। इसकी प्रमाणिकता में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कई विद्वान कहते हैं कि 80 से 90 वर्ष का यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है वास्तविक तिथियों के हिसाब से। ठीक है ना, वास्तविक तिथियों में 80 और 90 वर्ष का फर्क देखने को मिलता है। वहीं इसके समर्थन में बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं ये कोई फर्क नहीं है, उस समय का अलग तिथि कोई रहा होगा। ठीक है ना, उन अलग तिथियों के हिसाब से, जैसे अभी विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है, इसी प्रकार 80 वर्ष का अंतर रहा होगा किसी एक विशेष जो है संवत में। ठीक है ना, तो उस हिसाब से यह उसी तिथि की है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा बहुत सारे विद्वान कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पर काफी अंतर तिथियों में भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं घटनाओं में भी देखने को मिलता है। तो प्रामाणिकता के हिसाब से इसको किस किस आधार पर अलग अलग विद्वान बांटते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो तथा इतिहास की तिथियों में, इतिहास की
तिथि में मेल नहीं है। कितने वर्ष का अंतर है? 80 से 90 वर्ष का अंतर है यहां पर, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और यहां पर जो देखने को मिलता है, देखिए एक चीज और, यहां पर नरोत्तम स्वामी ने इसे मुक्तक काव्य कहा है। मुक्तक काव्य कहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा इस बात का कि 80 से 90 वर्ष का अंतर क्यों, कई विद्वान इसके समर्थन में बात क्या कहते हैं। जैसे आपको यहां पर देखने को मिलता है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के द्वारा यह एक बात कही गई थी कि जैसे विक्रम संवत है, शक संवत है, इसी तरह से एक आनंद संवत रहा होगा। आनंद संवत की यहां पर उन्होंने कल्पना करी है और उस आधार पर इन्होंने कहा है कि आनंद संवत में 80 से 90 वर्ष का अंतर देखा गया होगा, ठीक है ना। जैसे विक्रम संवत में ईस्वी के हिसाब से आप 57 वर्ष का अंतर देखते हैं ना, उसी हिसाब से यहां पर आनंद संवत में 80 से 90 वर्ष का अंतर रहा होगा। यह किसने कहा है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने, ठीक है ना। तो इसको लिख भी लीजिए, ना हो तो यहां पर ऐसे कर लिख लीजिए, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की कल्पना करी। ये ऊपर विसर्ग नहीं रहेगा, ठीक है ना। आनंद संवत की कल्पना की है। क्यों की है? क्योंकि वो प्रमाणित करना चाहते थे कि यहां पर ऐतिहासिक दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तिथियों में कोई विशेष अंतर नहीं है, वहां पर किसी और तिथि को समय मानकर आधार मानकर लिखी गई हैं बातें, ठीक है ना। यह बात उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है। और नरोत्तम स्वामी ने इसको मुक्तक काव्य कहा है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा में, नेट के परीक्षा में तो यहां से प्रश्न आएगा ही, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जो है कुछ और बातें हमको जाननी चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में और किन विद्वानों ने क्या कहा है, देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विशाल घटना कोश कहा है। विशाल घटना कोश कहा है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, कि किस विद्वान ने इसको विशाल घटना कोश कहा है। तो किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने इसको विशाल घटना कोश कहा है। मतलब यहाँ पे घटनाओं का काफी वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यह बात कही है, ठीक है ना। और एक चीज और, इसको जो है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बृहत महाभारत कहा है, ठीक है ना। ने ये सब महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, सारे तथ्य। इसे बृहत महाभारत कहा है, ठीक है ना। और एक बात और, यहां पर गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य, स्वाभाविक, ये सब महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना। विकासशील महाकाव्य,
कहा है। ठीक है ना। तो ये कुछ तथ्य थे जो हमने देखे पृथ्वीराज रासो के बारे में। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, सारी की सारी बातें जो हमने पृथ्वीराज रासो के बारे में देखी वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, कि पृथ्वीराज रासो का जो समय है वो भी हमने देख लिया, इसके रचनाकार चंद बरदाई है या देख लिया, इनके बारे में भी हमने देख लिया कि ये भाट जाति के थे। इनका जन्म जो है 1178 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में हुआ था। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है, और किसने माना है? शुक्ल जी ने माना है। ठीक है ना। और चंद बरदाई को प्रथम महाकवि कहा है इन्होंने। ठीक है ना। पृथ्वीराज चंद बरदाई को शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है ना। कुल इसमें 69 सर्ग हैं, जिसमें से 61 सर्गों को लिखा है चंद बरदाई ने, और 8 सर्गों को इनके पुत्र जलहन ने लिखा है। ठीक है ना। और सबसे पहले किसने बताया था? जेम्स टॉड ने इसके बारे में बताया था 1829 ईस्वी में, एक पत्रिका में छापा था। ठीक है ना। इसके अलग अलग संस्करण 4 उपलब्ध हैं। सबसे प्रमाणिक कौन सा है? लघुत्तम जो है रूपांतरण इसका 1300 छंदों का, यह काफी प्रमाणिक है। ठीक है ना। 1300 छंद इसमें है। ठीक है ना। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको छापा था। ठीक है ना। अब जो यहाँ पर देखा हमने पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, यहाँ पर बातें की गई, धीरोदात्त श्रेणी के नायक हैं और संयोगिता मुक्ता श्रेणी की नायिका हैं। ये सारी बातें हमने देख ली, सब कुछ महत्वपूर्ण है पृथ्वीराज रासो के बारे में। इससे बाहर पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ नहीं आएगा, या फिर जो भी हम रासो साहित्य यहाँ पर देख रहे हैं, इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है आपका। इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत डीप हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। काफी डिटेल में चीजों को यहाँ पर समझते हुए चल रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। यदि हमारा ये प्रयास आपको बिल्कुल भी अच्छा लगता है तो आप अपने सुझाव हमको एक बार जरूर बताएं, और लोगों तक भी इसको शेयर करिए। ठीक है ना। तो इससे हमको प्रेरणा मिलती है आगे आपके लिए और करने के लिए। कोचिंग जंक्शन आपके लिए बिल्कुल एकदम से तैयार रहता है आपकी हर संभव मदद करने के लिए। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, वहाँ से आप छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। शशांक आप लिखें और वहाँ से रिडीम कर लीजिए अपने 20% डिस्काउंट को। एक पेपर आपको वहाँ पर फ्री में दिया गया है, उसको जाकर देख लीजिए। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स दिए गए हैं, लिंक दिए गए हैं, जो भी समस्या हो रही है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।